मेरा भतीजा मेरी सफ़ेद घोड़ी पर सवारी करने का बहुत शौकीन था। वो अक्सर मुझसे इसरार करता, चचा मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसकी बात को हंसी में टाल दिया करती थी, लेकिन वह हर रोज़ ज़िद करने लगा। उन दिनों मेरा भतीजा पढ़ाई के सिलसिले में मेरे पास रहने आया हुआ था। शौहर उस वक्त बैरून मुल्क मुकीम था। मेरा भतीजा उम्र में तो छोटा था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदाज में तब्दीलियां आने लगी। वो किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता और अपनी जिद दोहराता, चची मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करनी है। मैं उसे बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती रही। एक दिन जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं अपने शौहर को बहुत याद कर रही थी। इसी वक्त मेरा भतीजा मेरे कमरे में आया और ज़िद करने लगा कि उसे आज ही घोड़ी की सवारी करनी है। मैंने उसकी बात मान ली और पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा। लेकिन उसने जो तरीका बताया वो सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। उसने लाइट बंद करते ही पूरे जोश से ऐसी बात की कि एक गलतफहमी ने मेरे अच्छे खासे रिश्ते को तकरीबन तबाह कर दिया। पूरी कहानी सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए मेरे वालिदैन ने कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी। हर लड़की की तरह मेरे भी अपनी शादी को लेकर बहुत से ख्वाब थे, लेकिन वो शायद मेरी ज़िंदगी में पूरे ना हो सके, क्योंकि मेरा शौहर शादी की पहली रात के बाद ही मुझे छोड़कर बैरून मुल्क चला गया। शादी बहुत जल्दी में हुई थी। मैंने सुना था कि मेरे शौहर के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी वो 1 साल पहले कर चुका था। मेरे वालिदैन को ये रिश्ता इसीलिए पसंद आया क्योंकि लड़का अच्छा कमा लेता था और उनकी तरफ से लड़की वालों से कोई मुतालबा भी नहीं किया गया। इसीलिए खुशी खुशी मेरी शादी राजा से कर दी गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरा सादगी से इस्तकबाल किया गया। ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने शौहर के कमरे में दाखिल हुई तो उसने कमरे को फूलों से सजा रखा था। वो रात मेरे लिए बहुत मोहब्बत भरी थी। नई दुल्हन की तरह मैं भी अपने शौहर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं लंबा सा घूंट निकाले बैठी थी और आने वाले लम्हों के बारे में सोच रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मेरा शौहर कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और मुझसे बड़े प्यार से बातें करने लगा। शुरू में तो मैं बहुत झिझक रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके साथ बेतकल्लुफ़ हो गई। अब मुझे शर्म महसूस नहीं हो रही थी। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसके छूने से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फिर उसने लाइट बंद कर दी और मुझ पर अपना प्यार निछावर करने लगा। कई घंटों बाद उसने मुझे बताया कि वो कल सुबह कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा है। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। जिसने बताया कि दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही, इसीलिए उसका जाना बहुत ज़रूरी है। वो बोला, तुम परेशान मत होना, मैं जल्द वापस आऊँगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। भला कौन सी लड़की शादी के अगले ही दिन अपने शौहर को बाहर जाने की इजाज़त देती है। मुझ में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं खामोशी से उदास होकर बैठ गई। मेरे शौहर ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शौहर बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहा था। रोकने की कोशिश की और कहा कि कुछ दिन बाद चले जाएं, लेकिन उसने कहा कि काम फौरी है और छुट्टी नहीं मिल सकती। वो बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा बहस नहीं की और भारी दिल से उसे जाने की इजाज़त दे दी। शौहर के जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई। घर बहुत बड़ा था और उसके पिछले हिस्से में एक अस्तबल था जहाँ 2-3 घोड़े रहते थे। मुझे बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव था।
मैं घर का काम ख़त्म करने के बाद घोड़ों को खाना देने जाती। 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ आधे बंदा ने हम ला दे अगर अभी देर तभी वो धंधा बन मत वाह वाह देखिए उस्ताद रहे बैठे बहुत तो आए दिन बड़े थे परफेक्ट है। आज कोई ऐसा बच्चा हमको तुम खबर नहीं भाई। हाँ वाह से वाह वाह। मुझे तो पता था कि वो आने वाले हैं बुढ़ाड़ी नाल ना भाई बुढ़ड़ी बुढ़ड़ी भाई लाल अंदर है कंदिया उन्हें दी मां पता क्या बला है ना वो अंदर तो कंदी वाली पिया मुझ छोड़ दे कठया के रे दे दें जरा इन्हें नांदा पा शे भी ना हेगा मारे न के तालो गया फिर तू खोया के नाम रहा तू अभी उन्हें दादा बना दे कुमा अपना मैं को क्या बताऊं अपना अपना वाह 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 मैं भाई लगा मेरे करवा सुन ना हां सही है। मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 25 साल है। तकरीबन 5-6 साल पहले मेरी नई शादी हुई थी। मैं अपने शौहर नवीद के हमरा असलम के घर के निचले हिस्से में बतौर किरायादार आए थे। असलम के अम्मा अब्बा उस वक्त जिंदा थे और असलम कॉलेज के इम्तिहानात के बाद रिजल्ट के इंतज़ार में था। असलम के अब्बा ने एक दिन असलम की अम्मा से कहा, नवीद अच्छा इंसान है, काफ़ी बड़ा बिजनेस था, उसकी फैक्ट्री में आग ना लग जाती तो आज उसको किराए के घर की ज़रूरत ही ना थी। अपना घर था, उसके माल सप्लाई करने वालों की रकम अदा करने के लिए उसने अपना घर फरोख्त कर दिया और शादी को भी कितना अरसा हुआ है इसकी। असलम की अम्मा ने कहा, ठीक है ना, जब हम लोग घर पर नहीं होते तो असलम अकेले होता है और वैसे भी हमारे घर में कुछ आबादी तो होनी चाहिए। फिर उन्होंने हमें किराए पर नीचे वाले हिस्से में रहने की इजाज़त दी और नवीद और मैं शिफ्ट हो गए। मुझे देखते ही असलम को मुझसे प्यार हो गया था, मगर असलम उस वक्त 21 साल का लड़का था, मगर मेरी उम्र तो उस वक्त भी 25 साल थी, मगर मैं उस वक्त भी बिल्कुल फूल जैसी खूबसूरत थी। अजीब जादूगर सी मोटी आँखें, शर्मा सी सुर्ख गाल, लंबी पलकें, 5 फुट 3 इंच कद, लंबे सियाह बाल। असलम ने सोचा ऐसी ही लड़की से शादी करूँगा, मगर ऐसी कोई और ना थी, मैं तो बस मैं थी। मेरे शौहर नवीद की वजह से असलम मुझे भाभी कहता था। कुछ दिनों बाद असलम के अम्मा अब्बा रोड हादसे में वफ़ात पा गए। असलम के अम्मा अब्बा ने असलम के लिए काफ़ी जायदाद छोड़ी थी, मगर उसका कोई रिश्तेदार ना था। अम्मा अब्बा की वफ़ात के वक्त मैंने असलम का ख्याल रखने का सोचा। इस हादसे के नतीजे में मेरे और असलम के दरमियान कुछ बातचीत बन गई थी। मैं वैसे तो किसी भी मर्द को मुँह न लगाती थी, मगर असलम छोटा था और माँ बाप की मौत का गम बड़ा था, इसीलिए मैं कभी कभी उससे बातचीत कर लेती थी। मुझे भी असलम की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नज़र आती थी, मगर असलम ने कभी कोई ऐसी बात ना की थी जो मुझे गवारा ना हो, इसीलिए मेरा उस पर कुछ एतबार सा बन गया था। असलम 1-2 बार मेरे काम भी आ चुका था। नवीद के मशगूल होने की वजह से एक मर्तबा असलम ने अपनी गाड़ी में मुझे मेरी माँ के घर ड्रॉप किया था और एक मर्तबा मुझे हस्पताल भी ले गया था। वक्त गुजरता गया, मेरे और असलम के दरमियान अपने घर के फ़र्द की तरह का रवैया कायम हो गया। गुज़श्ता 1 साल से नवीद गवादर में किसी प्रोजेक्ट पर मशगूल थे और 2-3 माह बाद ही कुछ दिनों के लिए घर तशरीफ़ लाते थे। इन वर्षों में मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, मगर मैं मोती के बजाय खिला हुआ फूल बन चुकी थी।
घर में मुलाजिम तो मौजूद थे, मगर अक्सर तो असलम मेरे घर ही खाना खाता था। मैं उसका खाना ले आती थी। असलम की 1000 कोशिश के बावजूद मैं असलम की आंखों में अपने लिए प्यार पढ़ने को तैयार ना हुई। मेरे और नवीद के तमाम रिश्तेदार असलम के जाने वाले बन गए थे। मेरी माँ बाप के घर भी असलम का आना जाना लगा रहता था, जबकि हमारे रिश्तेदारों की हर शादी की तकरीब और फातिहा वगैरह में असलम ज़रूर शामिल होता था। मगर वक्त के चलते असलम ने फैसला कर लिया कि मुझसे उसकी शादी का कोई चांस नहीं है और मेरी जैसी कोई और लड़की दुनिया में मौजूद भी नहीं है। मुझे भी असलम अच्छा लगता था। वो बहुत परफेक्ट लड़का था। अच्छी शक्ल सूरत, अच्छा लिबास पहनना, तालीम याफ्ता, मास्टर्स के फाइनल का स्टूडेंट था। असलम की दोस्तियां भी बड़े माकूल लोगों के साथ थीं। अपने वालिदैन की तरफ से मिलने वाली प्रॉपर्टी और कारोबार को भी अच्छी तरह देखता था। मेरे जहन में कभी ऐसा ख्याल तो मौजूद ही ना था कि असलम मेरे हुस्न का पुजारी हो सकता है। मेरी 2-3 बहनें थीं, एक मुझसे बड़ी और 2 छोटी। बड़ी बहन तो शादीशुदा थी, मगर छोटी बहनें बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता और इस्लामाबाद में पल बढ़ने की वजह से गैर शादीशुदा थीं। मेरे माँ बाप के घर में मजहबी रुझान ज़्यादा था, इसलिए मेरी बहनों का किसी लड़के से मिलना जुलना और दोस्ती करना तो नामुमकिन था। मगर उनके अपने ख़ानदान में तालीम याफ्ता लड़के ना होने और रिश्तेदारों के गाँव में रहने की वजह से मेरी बहनों के लिए आने वाले ख़ानदान के रिश्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। मेरी छोटी बहन हीरा और सबसे छोटी राबिया दोनों की उम्रें असलम से ज़्यादा थीं और मेरे दिमाग में शायद ये ख्याल भी था कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना दुरुस्त नहीं है, वरना मेरी बहनें इंतहाई खूबसूरत और देखने में कम उम्रें लगती थीं और सबसे अहम बात, उनके चेहरे पर हया और पाकीज़गी की रोशनी सी नज़र आती थी, जो कि लड़कों से दोस्तियाँ ना करने, आना मिलने की वजह से थी। असलम का मेरे माँ बाप के घर ऐसे ही आना जाना था जैसे मेरे किसी कज़न या रिश्तेदार का। मेरे साथ कहीं आते जाते मेरी बहनें जब मेरे घर आती थीं तो असलम का उनसे भी आमना सामना हो जाता था। अगरचे हीरा और राबिया कभी असलम से हम कलाम ना हुई थीं और ना ही असलम ने उनसे कभी बात की थी, मगर इंसान की मौजूदगी तो महसूस हो ही जाती है। अब असलम ने मुझे हासिल करने का फ़ैसला कर लिया था। अब उसको अपने इस फैसले को अमली शक्ल देनी थी। शाम को असलम घर आया तो उसको ये मौका मिल ही गया। आज मेरा बच्चा ज़ैन बहुत ज़्यादा बीमार था। इसका बुखार 2-3 दिन से कम नहीं हो रहा था और शहर का सबसे बड़ा बच्चों का डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था। असलम मेरे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मैं बेचैन सी अपने खावन से बात कर रही थी कि बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। 4 दिन से तमाम डॉक्टरों के पास लेकर जा चुकी हूँ, मुझे डर लग रहा है, आप आ जाएं जल्दी। असलम ने मुझसे कहा, नवीद साहब से मेरी बात करवा दें। फिर असलम ने मुझसे फ़ोन लेकर उनसे दुआ सलाम की और उनको तसल्ली दी कि ज़ैन ठीक हो जाएगा। पायल भाभी ख्वामुख्वा परेशान हो रही हैं, आप फिक्र न करें, मैं सब ड्यूटी कर लूँगा। जैसे ही असलम ने मुझे भाभी कहा तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ तब्दीली हो गई है। असलम भाभी कहता था मुझको और आज उसने पायल भाभी कहा। मैंने उस वक्त परेशानी में ज़्यादा ध्यान न दिया। असलम को मेरा नाम लेना अच्छा लगता था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो मुझे पायल ही कहकर पुकारे, मगर आज असलम ने भाभी के साथ पायल लगाकर कह दिया। असलम ने कहा, पायल भाभी आप बच्चों को लेकर गाड़ी में आए, और ख़ुद गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने अपने दोस्त प्रदीप को फ़ोन किया, जो बच्चों का सबसे मारूफ डॉक्टर था, और उससे अपॉइंटमेंट मिलना नामुमकिन था। असलम ने उसको कहा, अपने बहनोई का पता करो, कहाँ है, इस वक्त मुझे अभी उससे बच्चे को चेक करवाना है। प्रदीप ने कहा, अब बच्चे को लेकर उनके घर आ जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूं। कुछ देर में मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई। मेरा बच्चा ज़हन बहुत बीमार था, उसको मैंने गोद में ही उठाए रखा। असलम हमें लेकर उस डॉक्टर के घर पर गया, जहां डॉक्टर की बीवी ने अपने भाई के हमारे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और हमें लेकर अंदर आ गई। ड्राइंग रूम से बाहर एक बरामदा था, जहां एक छोटे से कमरे में बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर में 2 जूनियर डॉक्टर और एक नर्स भी क्लिनिक से आ गई। डॉक्टर की बीवी ने ये सब इंतज़ाम घर पर करवाए थे ताकि प्रदीप के दोस्त यानी असलम को कोई परेशानी ना हो। वो खुद भी खूबसूरत और बाअखलाक खातून थी। डॉक्टर की बीवी ने बरामदे में कैबिन की कुर्सियों पर हमें बिठाया और मुझे तसल्ली भी देती रही। इतने में डॉक्टर साहब आए और अपने स्टाफ के हमराह मेरे बच्चे के पास चले गए। कोई आधा घंटा रिपोर्ट्स और मरीज़ का मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे और असलम को तसल्ली दी कि कोई भी मसला नहीं है। बहुत सारे डॉक्टरों से अद्वियात लेकर बच्चे को दी गई हैं, जिसकी वजह से बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इस्लामाबाद में बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर की इतनी शोहरत थी कि हर शख्स का उसकी बात पर यकीन था। अब मेरे चेहरे पर इत्मीनान सा आ गया। डॉक्टर ने हमें कुछ हिदायत दी और इजाज़त लेकर क्लिनिक से रुखसत हो गया। डॉक्टर की बीवी ने हमारे लिए कुछ चाय वगैरह का शायद पहले से बताया हुआ था, क्योंकि अगले ही मिनट चाय सर्व कर दी गई। उसने मुझे तसल्ली दी। मैंने भी उनको अपने घर आने की दावत दी। कुछ देर बाद असलम और मैं अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही असलम ने मुझसे कहा, पायल भाभी अब तो यकदम से परेशान हो जाती हो, मुझे बताया करो यार, कोई भी मसला हो। मुझे एक झटका सा लगा। असलम पहले भाभी से पायल भाभी पर आया
اور اب यार भी कह दिया उसने। मुझे कुछ तब्दीली तो महसूस हुई थी, मगर मैंने इसलिए नज़रअंदाज कर लिया कि शायद वैसे ही रवानी में बोल गया होगा। अब मुझे क्या मालूम था कि असलम ने मेरे हुस्न को अपनी मंजिल बना लिया है और इस रास्ते पर सफ़र शुरू कर दिया है। मैं जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सहेलियाँ कहा करती थीं कि पायल तुम तो वाकई में पायल हो। मैं एक बहुत ही नफीस खातून थी। सोफ़े, दरवाजे और घर की हर जगह को साफ़ी करती रहती थी। मैंने कभी किसी बर्तन में खाना नहीं खाया था जिसको मैं अपने हाथ से धो ना लूँ। शादियों और रेस्टोरेंट्स में भी मैं अपनी प्लेट, चमचा, कप और डिस्पोजेबल ग्लास साथ लेकर जाती थी। लॉन के कुर्सियों को भी मैं रोज़ाना शैम्पू से धोती थी। मेरी फितरत ही कुछ ऐसी थी, जिस चीज़ को कोई और छू ले मैं उसको धोकर ही इस्तेमाल करती थी, बल्कि मैं सब्ज़ी और फल को भी धोकर रखती थी। असलम की कुछ बातों को मैंने महसूस ज़रूर किया था कि वो मुझे पसंद करता है, मगर हालात ऐसे थे कि मेरा ध्यान ही न रहा कि मैं इस तब्दीली पर गौर करूं। मेरा खाविन महीने 2 महीने बाद घर आता था और चंद रोज़ गुजारकर फिर चला जाता। उसका ग्वादर में तामीरात का कोई बड़ा मंसूबा ज़ेरे तकमील था। मेरे लिए असलम घर का ही फ़र्द था और मेरे शौहर को भी असलम पर एतबार था। वैसे एतबार तो उसको दरअसल मुझ पर था। वो जानता था कि मैं एक हयादार लड़की हूँ। अगर अकेले सारी दुनिया के सफ़र पर भी निकल जाऊं तो उसको मुझ पर एतबार था। कुछ दिनों में मेरे बेटे की तबीयत बहुत बेहतर हो गई कि असलम का मेरे पास आना जाना जारी था। अक्सर तो असलम मेरे हाथ का नाश्ता, खाना खाने के लिए ही हाजिर हो जाता था। मेरी रिश्तेदारों में खालाजाद की शादी होने वाली थी और ये शादी भी मेरे मामों के बेटे की थी, इसलिए मुझे हर हाल में जाना तो था। और ये शादी सियालकोट में होनी थी और मेरे लिए एक मसला ये भी था कि मैं किसी दूसरे के घर में सो नहीं सकती थी, बल्कि मैं अपने माँ बाप के घर भी रात को न रुकती थी। अब ये शादी ख़ानदान की थी, ना तो मैं वहाँ जाकर रह सकती थी और ना ही इसमें शिरकत से इनकार कर सकती थी। करते करते शादी के दिन करीब आ गए। शाम को मैं अपने शौहर से फ़ोन पर बात कर रही थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा सियालकोट करने का। मेरे शौहर ने भी मुझसे कहा कि ड्राइवर का बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम कल सुबह ही निकल जाओ। शाम की बारात है, बारात में शिरकत कर लो। दूसरे दिन वलीमा है, एक दिन खाला के घर शिरकत कर लो, दूसरे दिन मामों की तरफ हो आना। मैंने कहा इतना लंबा सफ़र मैं ड्राइवर के साथ कैसे करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट भेज देती हूँ। इतनी देर में असलम मेरे घर दाखिल हो गया। मैं ड्राइंग रूम में बैठी शौहर से बात कर रही थी। असलम को देखकर मैं उठकर कमरे में चली गई, मगर असलम को कुछ ना कुछ मामला समझ आ गया। मैं जैसे ही कमरे से ड्राइंग रूम में आई, असलम मेरे बच्चों के साथ खेल रहा था। मैंने कहा असलम, तुम्हें कितनी बार मना किया है, हाथ धोकर खिलौनों को टच किया करो, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते हो और अब मुझे बच्चों के कपड़े बदलवाने पड़ेंगे। असलम ने कहा पायल भाभी प्लीज़ बाद में चेंज करवा देना, अभी तो बच्चों से खेलने दे। असलम रिंग्स लेकर बच्चों के साथ खेलता रहा, जबकि मैं दांत पीसते हुए सोचने लगी कि अब खिलौने भी धोने पड़ेंगे। असलम ने कहा पायल भाभी शादी में नहीं गई, आपकी वालदा की तरफ से तो सब लोग जा चुके हैं। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता? असलम ने कहा राहील से बात हुई थी। मेरे फ़ोन पर राहील मेरा भतीजा था। मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। असलम ने कहा आपके मामू और खाला की तरफ से मुझे भी दावत दी गई है, आप ही ने कार्ड दिए थे ना? मुझे जाना तो मैंने भी था, मगर आप नहीं जा रही तो मेरा उनसे आपकी वजह से तारुफ है ना। मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा तो नहीं लगता, वहाँ सब लोग तो आपकी वजह से मुझे जानते हैं। चलो फिर मैं भी नहीं जाता। अब मैं मुश्किल में पड़ गई। मैं असलम को शादी में जाने का भी नहीं कह सकती थी, इस तरह तो मैं शादी में ना जाने का बहाना भी ना कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मामू की एक बेटी मेरी भाभी बनने वाली थी। ऐसे में असलम का ना जाना ही दुरुस्त था, ताकि मैं अकेले सफ़र ना कर सकने का बहाना तो कर लूँगी। मगर मैं जानती थी कि असलम बाद में जब कभी मामू ने पूछा तो कह देगा कि पायल नहीं गई थी शादी में, तो मेरा जवाब ना था शिरकत करने का। अब मेरे पास शादी में शिरकत के अलावा दूसरा रास्ता ना था, बल्कि असलम के जाने की सूरत में तो मैं किसी ड्राइवर के साथ जाती तो भी अच्छा ना लगता। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कमरे में जाकर अपने शोहर को सूरत हाल बताई और सुबह सवेरे असलम के साथ सियालकोट जाने का बता दिया। मैंने वापस आकर असलम से कहा तुम्हारी वजह से मुझे शादी में जाना ही होगा, सवेरे जल्दी जाना है और तुम हमें अपने साथ ले जाओगे। मैं किसी ड्राइवर के साथ चली जाऊं? असलम ने कहा नहीं, मैं आपको लेकर चलूँगा। दूसरी सुबह असलम शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी ज़रूरत की अशिया और कपड़े वगैरह बैग में पैक करके गाड़ी में शिफ्ट करवा दिए। असलम तैयार होकर नीचे वाले हिस्से में आ गया ताकि मेरे साथ नाश्ता कर सके। असलम ने ड्राइंग रूम से मुझे आवाज़ दी तो मैंने कमरे से ही आवाज़ देकर कहा असलम बैठो तो मैं आती हूँ। मतलब ये था कि असलम कहीं कमरे में ही ना आ जाए। कमरे का दरवाज़ा तो खुला हुआ था, मगर मैंने कभी असलम को कमरे में दाखिल होने की इजाज़त ना दी थी। फिर मैंने असलम को व्हाट्सएप पर कॉल की और कहा तुम अपने शेफ़ से नाश्ता बनाकर भिजवा दो मेरे लिए और पार्लर वाली के लिए। मुझे अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मामू लोग दिन को ही बारात कर लेंगे, उसके बाद हमारे पहुंचने का फ़ायदा ना होगा। असलम ने कहा
पायल भाभी, मैं तैयार हूँ, बस निकलने की देर है, नाश्ता मैं भिजवा देता हूँ। असलम ने सुल्ताना के हाथ नाश्ता भेजा। मैंने और पार्लर वाली ने नाश्ता कर लिया तो मैंने सुल्ताना से कहा कि बच्चों को जगाकर नहला दो, मेरा कुछ वक्त लगेगा तैयार होने में। मैंने साथ ले जाने के लिए अपने और बच्चों का सामान रात को ही सूटकेस में पैक कर दिया था। फिर मैं उठकर गई और बच्चों के कपड़े जूते निकालकर सुल्ताना को दिए। मैंने कहा, बच्चों को नहलाकर नाश्ता भी करा देना। सुल्ताना ने कहा, मैडम अब फिक्र ना करें, हो जाएगा। मैं फिर से पार्लर वाली को साथ लेकर कमरे में चली गई। फिर काफ़ी देर बाद कोई 9 साढ़े 9 बजे असलम की मुझे कॉल आ गई कि आ जाओ। मैंने कहा, बच्चों को तो बिठाओ, मैं आ रही हूँ। सुल्ताना मुलाजिम बच्चों को और सूटकेस कॉल आई। असलम ने सूटकेस गाड़ी में रखवाई और बच्चों से प्यार करने लगा। असलम ने बच्चों को पिछली सीट पर बिठाया और मेरा इंतज़ार करने लगा। फिर मैं दरवाजे से बरामद हुई। मैंने ब्यूटिन को खुदा हाफिज कहा और दरवाज़ा लॉक करके चाबी पर्स में रख दी। फिर मैं गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और असलम मुझे देखने लगा। मैं आकर गाड़ी में बैठी और बच्चों को देखा। वो आराम से पिछली सीट पर बैठे हुए थे। मैंने असलम को इशारे से कहा, चलो। असलम भी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मोटरवे की तरफ रुख कर लिया। जैसे ही असलम ने मोटरवे टोल प्लाजा क्रॉस किया तो असलम ने कहा, पायल भाभी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत। मैंने मसनूई गुस्सा करते हुए कहा, बस करो असलम, ध्यान से गाड़ी चलाओ। असलम ने कहा, शादी की सब लड़कियों को आग लग जाएगी क्योंकि कोई इतनी खूबसूरत नहीं होगी। वाह। मैंने कहा, असलम अब बोलना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छी और प्यारी होंगी। हाँ। इसके साथ ही मैंने हाथ बढ़ाकर ब्लूटूथ ऑन किया और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया। गाड़ी में नुसरत फ़तेह अली खान की गज़ल गूंजने लगी। गाड़ी मोटरवे पर सियालकोट की तरफ दौड़ रही थी। गाड़ी में नुसरत की गज़ल गूंज रही थी। असलम सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस एक हल्की लेमन रंग की बास्केट पहने हुए था। बाएं बाजू की आस्तीन चढ़ाए असलम ड्राइविंग कर रहा था। मैं अच्छे मूड में थी और अपना पसंदीदा म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी। तभी फिर असलम ने कहा, पायल भाभी, शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप ही होंगी। मैंने गुस्से से असलम को देखा और बोली, तुम्हें लड़कियों की तरफ आने की इजाज़त नहीं होगी वहाँ, और ये तुम अब मुझसे कैसे बात करने लगे हो? असलम ने कहा, कसम से पायल भाभी, आज बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने असलम को घूरा तो वो खामोश हो गया। रास्ते में बच्चों की वजह से हमें एक जगह रुकना भी पड़ा, मगर मैं अपनी पसंदीदा गज़लें सुनती हुई खाला के घर पहुंच गई। मेरे एक कज़न ने असलम को गाड़ी घर के अंदरूनी गेट तक ले जाने का इशारा किया और ख़ुद भी जाकर गेट पर खड़ा हो गया। मैंने कहा, असलम, तुम्हें मर्दों वाली साइड पर ही रहना है, और हाँ, शाम को हम लोग मामू के घर चले जाएंगे। असलम ने गाड़ी की डिग्गी से अपने और मेरे लाए हुए तोहफे निकालकर वहाँ मौजूद कज़न के सुपुर्द किए और गाड़ी वापस करके साइड पर पार्क कर दी। दोपहर का वक्त था और मेहमानों के खाने का सिलसिला चल रहा था। मेरा कज़न अजीम असलम को अपने साथ ले गया और एक कमरे में बिठाया और कहा, अब सफ़र करके आए हैं, फ़र्श हो जाएं, चेंज कर लें, बारात 3 बजे तक आएगी। असलम ने कहा, 3 घंटे का सफ़र नहीं था, अभी फ़र्श हूँ, कोई आराम की चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेहमानों के साथ ही बैठता हूँ। अब तारुफ ना करें, आप मसरूफ़ हैं, मैं बाहर चलता हूँ। अजीम असलम के साथ ही बाहर आ गया, जहाँ शामियाने लगाकर बैठने की जगह बनाई गई थी। मकामी मेहमान ज़्यादा थे और पश्तो ही बोलते थे। मेरे कुछ रिश्तेदार असलम के जाने वाले थे। वो असलम के पास आकर बैठ गए और इधर उधर की बातें होने लगी। खाना वगैरह खाने के बाद असलम बाहर निकल गया। कोई 3 बजे के बाद एक लड़का उसको बुलाने के लिए आ गया। जब असलम शादी वाले घर पहुंचा तो बारात आ चुकी थी और मेरे मामू और मामू के बेटों ने तपाक के साथ। मेरा नाम जोया है, मेरी उम्र 18 बरस है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में ज़ेरे तालीम था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। मेरे वजूद में नुमाया तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थीं। मेरा कद काठ तेज़ी से निकल रहा था और जिस्मानी खदोखाल भी बदल रहे थे। खैर, कॉलेज के इब्तिदाई 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब और नया महसूस हुआ। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ मामूल पर आ गया। मैंने इन कैफियत का जिक्र किसी से नहीं किया, ना घर में और ना ही कॉलेज में किसी से इस मौजू पर बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शोख और चंचल लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने झिझक की वजह से उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत मुजतमा की और उनसे पूछ ही लिया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। वो हंस पड़ी और कहने लगीं कि अरे नादान, ये तो हर लड़की के साथ होता है, ये एक फितरी अमल है। मैंने हैरानी से पूछा कि अच्छा, मगर ये क्यों होता है? वो कहने लगीं, तुम्हें वाकई नहीं मालूम? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि तुम ही बता दो। उसने समझाते हुए कहा कि अब तुम बुलूगत की उम्र को पहुंच गई हो। तुमने गौर किया होगा कि तुम्हारे खदोखालब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि उनमें तब्दीली आ गई है।
میں نے شرماتے ہوئے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ چونکہ میری ان سے دوستی کافی گہری ہو چکی تھی، لہٰذا اب ہم ایک دوسرے سے اپنی نجی زندگی کی باتیں بھی بلا جھجک شیئر کرنے لگے تھے۔ ایک دن کالج میں میری سہیلی ثنا نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے کبھی رومانوی فلمیں دیکھی ہیں؟ میں نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں تمہیں دکھاؤں گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ شام کو وہ میرے گھر آئی۔ اس نے میری والدہ سے کہا کہ آنٹی، مجھے زویا کے ساتھ کالج کا کچھ ضروری اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے، تو میری امی نے اسے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہنے لگی آ جاؤ تمہیں فلم دکھاؤں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے موبائل پر ایک ایسی فلم چلائی جو میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ فلم چلی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ اس میں کچھ غیر اخلاقی مناظر تھے۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ تم کیا دکھا رہی ہو، تو وہ کہنے لگی ارے دیکھو تو صحیح، بہت دلچسپ ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد مجھے بھی اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں مزید بتایا۔ اب مجھے ایسی ویڈیوز دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی اور میرے دل میں بھی عجیب و غریب خواہشات جنم لینے لگیں۔ ثنا کی منگنی ہو چکی تھی تو وہ اپنے ہونے والے شریک حیات کے بارے میں باتیں کرتی تھی، لیکن میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے میں تنہائی میں خود کو خیالات کی دنیا میں گم کر کے بہلانے لگی اور دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ حقیقت میں یہ زندگی کیسی ہوتی ہوگی۔ آخرکار کالج کا پہلا سال گزر